सलाम, नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों। हमने वादा किया था और आज हम फिर हाजिर हो गए हैं एक रस्म अदा करने के लिए, एक नई कहानी के साथ, अपने खास मेहमान के साथ जो हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़े हैं, अलीगढ़ शहर से। दोस्तों, हमारे साथ आज जुड़े हैं मिस्टर सुफियान बेग, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल हैं और साथ ही साथ चेयरमैन है एएमयू अलुमनाई अफेयर्स के। सुफियान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेचुरल टॉक्स। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस इंटरैक्शन। तो सर, एक हमारा एक हम शो जब शुरू करते हैं तो हम एक शेर के साथ शुरू करते हैं और आज हम एक शेर से अपनी बातों का आगाज करेंगे। शेर इरफान सिद्दीकी साहब का है, जो कि कुछ यूं है। उठो ये मंजर ए शब तब देखने के लिए, उठो ये मंजर ए शब तब देखने के लिए कि नींद शर्त नहीं ख्वाब देखने के लिए, कि नींद शर्त नहीं ख्वाब देखने के लिए। और उसके साथ मैं आपके साथ अपनी बातों का सिलसिला कायम करती हूँ। सबसे पहला सवाल हमारा आज की टॉक शो में कुछ यूं है। क्या उससे पहले मैं आपके शेर का जवाब दे सकता हूँ? बेशक बेशक बेशक। मैं शेर में तो जवाब नहीं दूंगा, लेकिन आपके शेर से हम मानी और मिलता जुलता मतलब है हमारे लेट प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम साहब का, कि ख्वाब वो नहीं है जो आदमी सोते में देखता है, ख्वाब वो है जो आदमी को सोने ना दे। बेशक बेशक बेशक। मानी बात है, इसलिए मैंने कहा कि इसको मैं बीच में स्लिप इन करूं। जी, अब आप अपने सवाल से शुरुआत कर सकते हैं। बेशक सर, आपने बहुत खूबसूरत बात कही है एपीजे अब्दुल कलाम की। जो ये बात थी, जो ये कोट है, मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट के जहन में बसी हुई है और हर कॉलेज में इस कोट का जिक्र जरूर होता है। जी जी जी, बिल्कुल। ख्वाब वो है जो आपको सोने ना दे, आपने इतनी ज्यादा आग भरने कुछ हासिल करने की। सर, हमारा पहला सवाल कुछ यूं है। बचपन के दिन भुला ना देना, क्या खासियत थी उन बचपन के दिनों में, कैसे बयां करेंगे? देखिए, बचपन तो हर किसी का बहुत स्पेशल होता है, लेकिन जो आज के बच्चों का बचपन है और जो हमारा बचपन था, उसमें मुझे बहुत फ़र्क लगता है। फ़र्क इस मानी में है कि हमारे बचपन में टाइम बहुत था, हम बहुत कुछ बातें उस वक्त कर लिया करते थे, आउटडोर गेम्स हमारे हो जाया करते थे, हम घंटों बैठकर बातें कर लिया करते थे, और लड़ाई झगड़े भी होते थे, वो सब भी अपनी जगह थी वो सब चीज़ें। लेकिन आज के बचपन, जैसे जो मशीनी दौर आ गया ना, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, आईपैड्स, इनका जो दौर आ गया, तो गोया बच्चों की जिंदगियां भी कुछ मशीनी सी हो गई हैं। मैं एक छोटा सा वाकया बताता हूँ। मेरी साली साहबा अमेरिका में रहती हैं, ह्यूस्टन में, उनके यहाँ जाना हुआ, तो छोटा बच्चा उनका 2-3 साल का, वो आईपैड लिए हुए था। तो मैंने कहा, बहुत जल्दी तुमने अपने बच्चे को आईपैड पकड़ा दिया। तो उन्होंने कहा, सुफियान भाई क्या बताएं, हमने नहीं दिया था, लेकिन जब हम किसी के यहाँ मिलने जाते थे, वहां सारे बच्चे गोला बनाकर बैठ गए और सारे बच्चे आईपैड पे गेम खेल रहे हैं। हमारा बच्चा सबका मुंह देखता था, तो हमें मजबूरन देना पड़ा आईपैड। मैंने कहा कि अच्छा, तो अब तो खुश रहता है तुम्हारा बच्चा? कहेंगे अभी वेट कीजिए आप। अब गाड़ी में जब हम लोग बैठे तो वो बच्चा रोने लगा। मैंने कहा, आप क्यों रो रहा है? कहेंगे इसको वाईफाई नहीं मिल रहा है इसलिए रो रहा है। तो अब यानी बच्चे जो है इस कदर मशीनों से उलझ गए हैं, मैं कहूँगा उलझना कहूँगा मैं, दैट इज द राइट वर्ड। इतना उलझ गए हैं कि उनका बचपन जो है वो खत्म हो गया है। हमारा बचपन बचपन था जिसको हमने एंजॉय किया, पेड़ों पर चढ़ना, आम तोड़ना, और सारे खेल खेले, सारे खेल खेले। स्ट्रीट हॉकी खेलना, स्ट्रीट हॉकी का अब कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, अब सिर्फ बहुत बात रह गई स्ट्रीट क्रिकेट की। स्ट्रीट हॉकी खेलना, हॉकी लेकर हम सड़क पर बॉल को ड्रिबल कर लिया करते थे, या इवन कबड्डी खेलने में कोई परेशानी नहीं थी, गिल्ली डंडा खेलने में कोई परेशानी नहीं थी। तो इस तरह के सारे खेल अपने बचपन में खेले। तो हमारा बचपन बहुत मुख्तलिफ था जो आजकल के बच्चों का बचपन है, और वो बचपन हम सोचते हैं कि वापस आए और हम किसी तरह अपने बच्चों को वो चीजें दिखा सकें। बेशक शायद वो दौर लौट के वापस से आए, क्योंकि हम लोगों ने भी शायद बचपन में वही देखा था। लिमिटेड चैनल्स थे और गिल्ली डंडा, पतंग उड़ाना, छतों पे खड़े होकर खो खो खेलना, बहुत खूबसूरत दिन थे वो। शायद वो दिन वापस लौट आए। इसी के साथ अगला सवाल कुछ यूँ है कि आपकी तालीम देश के 2 सबसे प्रेस्टिजियस इदारों में हुई, आईआईटी दिल्ली और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। इन दोनों में पढ़ने का एक्सपीरियंस और डिफरेंस क्या लगा आपको? देखिए, हर इंस्टीट्यूशन की अपनी खुसूसियात होती हैं, अपने फ़ायदे होते हैं और अपने नुकसान भी होते हैं, दोनों बातें हैं।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक में मैंने बैचलर्स तक पढ़ा। ये एक यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर आपको आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी मिलते हैं इंटरैक्ट करने के लिए, आपको लॉ के स्टूडेंट्स भी मिलते हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स भी मिलते हैं, सोशल साइंसेस के स्टूडेंट्स भी मिलते हैं, जिसकी शायद आप भी स्टूडेंट रही हैं सोशल साइंसेस के यहाँ पर। तो आपको एक मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटी बनने का पूरा मौका मिलता है, सबके बारे में आपको जानने का मौका मिलता है। फिर मैं यहाँ से एमटेक करने गया आईआईटी कानपुर, या पीएचडी करने गया आईआईटी दिल्ली। वो बिल्कुल अलग दुनिया है। आईआईटी कानपुर तो बिल्कुल शहर से अलग थलग बाहर है। आईआईटी दिल्ली भी जब बना था तो वो शहर से बाहर ही था, लेकिन अब दिल्ली इतना बड़ा हो गया कि वो गोया हार्ट ऑफ द सिटी में आ गया। तो अंदर आप जाएंगे तो अब वहाँ पर बिल्कुल फोकस लोग हैं, टेक्नोलॉजी की बात होगी, लेटेस्ट टेक्निक्स की बात होगी, तो वो बहुत ज़्यादा फोकस हो जाएंगे रिसर्च के अंदर और अपनी पढ़ाइयों के अंदर और अपने इन्वेंशंस और इनोवेशंस के अंदर। तो आपको अपनी टेक्निकल पर्सनालिटी तो इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा, लेकिन जो एक जनरल बात यहाँ पर मिल जाया करती थी अलीगढ़ में, वो आप थोड़ा सा लूज कर जाएंगे। एक बहुत अच्छी बात किसी ने कही कि स्पेशलाइजेशन, हम स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं ना, तो इंजीनियरिंग में और मेडिसिन में फ़र्क ये है कि आप इंजीनियरिंग में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आप जनरलाइज होते जाते हैं। आपने ग्रेजुएट किया तो आप कंप्यूटर इंजीनियर या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थे, आप एम्प्लॉय हुए तो आप असिस्टेंट इंजीनियर बने, फिर आप सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बने, चीफ इंजीनियर जाते वक्त अब आपकी ब्रांच खत्म हो गई। अब आपको इलेक्ट्रिकल भी आना चाहिए, मैकेनिकल भी आना चाहिए, सिविल भी आना चाहिए। इससे बिल्कुल अलग हट के मेडिसिन में आदमी स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन होता जाता है। तो किसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि स्पेशलाइजेशन इज नोइंग एवरीथिंग, इट इज नोइंग एवरीथिंग। यानी चलिए मैं हिंदी में बताता हूं कि आपको सब कुछ जानना पड़ता है बहुत छोटी चीज के लिए। तो ये चीज बढ़ती चली जाती है कि आप डीप होते जा रहे हैं, डेप्थ आपकी बढ़ती जा रही है, लेकिन आपकी ब्रेथ कम होती जा रही है। तो एक लफ्ज में मैं कहूं तो एएमयू में मुझको ब्रेथ मिली, चौड़ाई मिली, वसअत मिली, और आईआईटीज में मुझको जो है वो डेप्थ मिली। क्या बात है सर, क्या बात है। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जवाब था, बहुत अच्छे एस्पेक्ट्स आपने बताए। सर अगला सवाल बहुत ही जेनरिक है लेकिन बहुत अहम है। पैशन और प्रोफेशन दोनों बड़ी कंफ्यूज कर देने वाली चीजें बन गई हैं आज के टाइम में। आप क्या जी रहे हैं, सिर्फ प्रोफेशन या पैशन? देखिए मेरे साथ खुशकिस्मती मैं कहूँगा ये है कि मेरा पैशन ही मेरा प्रोफेशन है। मुझे टीचिंग में शुरू से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव था, बहुत ज़्यादा मैं टीचिंग की तरफ झुकाव था। तो मेरे साथ ये खुशकिस्मती है कि मेरा पैशन ही मेरा प्रोफेशन बन गया। अब हटकर इससे बात करते हैं जो लोग जूझ रहे हैं इस लड़ाई से कि पैशन और प्रोफेशन के बीच में कैसे बैलेंस आउट करें। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने पैशन को परस्यू करें, चाहे वो पैशन आप प्रोफेशन की तरफ जाएं या स्टडीज़ की तरफ जाएं। आज जो एक होड़ लगी हुई है कि हर किसी को डॉक्टर बनना है, हर किसी को इंजीनियर बनना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर हम अपने इंटरेस्ट को परस्यू करेंगे तो हम उस इंटरेस्ट में हमेशा शाइन कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और बेहतर परफॉर्मेंस वालों के लिए हमेशा जॉब्स खुली हुई हैं। आप अगर अपनी फील्ड में टॉप 1 to 5% हैं तो आपको उसमें जॉब ज़रूर मिलेगी। लेकिन आप अगर अपने इंटरेस्ट से, अपने पैशन से हटकर कोई चीज़ पढ़ाई करेंगे जो आपके ऊपर थोपी गई है, जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, जिसमें आपका दिल नहीं लग रहा है, तो आप टॉप से हटकर नीचे बॉटम 20%, बॉटम 30% में आप खत्म अपने आप को पहुंचा देंगे, एंड अप करेंगे, तो जॉब आपको फिर भी नहीं मिलेगी। तो मैं तो यही कहता हूं कि जो पैशन है उसको आदमी परस्यू करे, उसके अंदर शाइन करे, उसमें अपना दिल लगाए, और उसके अंदर जॉब जरूर मिलेंगी। हर सब्जेक्ट में, हर एरिया में, हर इंटरेस्ट में जॉब्स मौजूद है। बिल्कुल 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 सर। सर कुछ अगला सवाल इससे जुड़ा हुआ ही है। किसी व्यक्ति को संपूर्ण व्यक्तित्व के लिए प्रोफेशन और पैशन का बैलेंस कैसे मेंटेन करना चाहिए? देखिए अगर कोई ऐसा, मैं कहूँगा कि बदकिस्मत है जिसका पैशन और प्रोफेशन अलग अलग है, उसके लिए मैं ये टिप दूंगा कि आप
अपनी जिंदगी का टाइम टेबल बनाएं, टाइम टेबल मुरत्तब करें, जिसको हम कहते हैं तरतीब दें टाइम टेबल की, और उसमें हर चीज को स्लॉट दें, हर चीज की प्रायोरिटी सेट करें। फैमिली, फैमिली को टाइम चाहिए, उसका आप स्लॉट, ऐसा नहीं है कि आपका प्रोफेशन जो आपकी फैमिली का टाइम खा जाए, या ऐसा नहीं है कि आपकी फैमिली का टाइम जो है वो प्रोफेशन के ऊपर खा जाए। बेस्ट ये होता है कि आदमी के अंदर, आदमी के दिमाग के अंदर एक वर्चुअल स्विच हो, उस स्विच को आदमी ऑन कर ले तो सो जाए, ऑन कर ले तो उठ जाए। जब आप उठ गए तो अब आप सोते मत रहिए, और आप जब सोने का वक्त हो गया तो जगते मत रहिए। तो कहने का मतलब यह है कि आदमी अपनी जिंदगी की जो प्रायोरिटीज हैं उसमें 100% दे। जब आप जॉब पर गए हैं तो अब फिर फैमिली के बारे में आप सोचेंगे तो जॉब में आप 100% नहीं दे पाएंगे। और अगर आप फैमिली के पास आ गए हैं तो अब जॉब की खिचखिच आप फैमिली में मत लेकर आइए, उसको वहीं छोड़कर आइए। जिस वक्त आप ऑफिस से निकले, ऑफिस आपका वहीं रह जाए, आप ऑफिस से बाहर निकल आए, ऑफिस भी आपका आपसे बाहर निकल जाए। आपको किसी चीज का, कोई खेल का शौक है, जब आप खेल रहे हैं तो फिर आप उस खेल में दिल लगाइए, चाहे वो बैडमिंटन खेल रहे हो, गोल्फ खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, कोई भी गेम खेल रहे हो। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस वक्त सिर्फ एक्सरसाइज आप फिजिकली ना करें, बल्कि आपका माइंड भी उस एक्सरसाइज के अंदर लग रहा हो। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि एक्सरसाइज करते वक्त वो म्यूजिक सुन रहे हैं, मैं एग्री नहीं करता हूं इससे। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो फिर आप एक्सरसाइज करें, उसको एंजॉय करें। ऐसा नहीं है कि यू आर वर्किंग आउट एंड देन यू आर फीलिंग दैट इट इज अ बर्डन ऑन मी, उसको बोझ नहीं समझना चाहिए। तो आप चीजों को मिक्सअप ना करें तो बहुत आसानी हो जाती है। प्रायोरिटी सेट कर ले, स्लॉट्स सेट कर ले जिंदगी में, और उस पर स्टिक करें। स्टिक करना भी जरूरी है। हमने टाइम टेबल बना लिया और स्टिक नहीं कर रहे हैं, सोने का वक्त होना चाहिए, उठने का वक्त होना चाहिए, एक्सरसाइज का वक्त होना चाहिए, जॉब पर जाने का वक्त होना चाहिए, फैमिली टाइम का वक्त होना चाहिए। ये बैलेंस अगर जिंदगी हमारी रहेगी तो हम बहुत सारी चीजें बहुत थोड़े से वक्त में बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बेशक बेशक सर, इट्स अ ब्रिलियंट आंसर। और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत टिप्स दिए हैं आपने अपनी जाती जिंदगी से निकाल के भी इस सवाल के तौर पे, जवाब के तौर पे। सर अगला सवाल कुछ यूं है, आसान है, प्यारा सा सवाल है। एक अच्छी इंस्ट्रक्टर की खूबियां क्या होती हैं? आसान इसलिए कह रही हूँ कि आपकी तारीफ बहुत सुनी है मैंने, बहुत लोग आपको अपना एक इंस्पिरेशन मानते हैं सर। गुड टीचिंग फ्रेज का क्या मतलब है आपके लिए? देखिए, आपका जवाब देने से पहले थोड़ा हम सीरियस बातें कर रहे थे, तो मैं एक जोक पहले सुना देता हूं आपको, बट टेक इट एज अ जोक, डोंट टेक इट वेरी सीरियसली। देखिए, दो काम दुनिया में बहुत मुश्किल है। एक, अपना आइडिया किसी दूसरे के दिमाग में डालना, दूसरा किसी की जेब से पैसे निकालकर अपनी जेब में डालना। ठीक है ना? दो काम बहुत मुश्किल है, गौर से सुनिए इसको। पहला काम, अपना आइडिया दूसरे के माइंड में डालना, और दूसरी की जेब से पैसे निकालकर अपनी जेब में डालना। जो पहला काम अच्छा कर लेता है वो एक टीचर है, जो दूसरा काम अच्छा कर लेता है वो एक बिजनेसमैन है, और जो दोनों काम अच्छा कर ले वो वाइफ है, और जो दोनों ना कर पाए वो हस्बैंड है। तो आप जो सीरियस बात नहीं है। अब चलिए, अब मैं इससे इस जोक को सुनाकर, देखिए कोई भी जोक मेरा बेमकसद नहीं होता, इस जोक से मैं दो बातें समझाना चाहूंगा आपको। पहली बात तो ये कि इंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन ये है कि अपना आइडिया दूसरे के दिमाग में डाल सके। एक तो ये सीधे सीधे इससे ये बात निकल रही है। दूसरी बात क्या है कि अच्छे इंस्ट्रक्टर के लिए कि वो एक उसके अंदर ह्यूमर का पहलू हो, उसके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा करने का मादा हो, कि वो बच्चों के अंदर इंटरेस्ट पैदा कर सके। बिल्कुल सूखी सूखी क्लास ना हो, बल्कि बच्चों से कुछ लाइट हार्टेड बात, अपना पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आप दे रहे हैं, लेकिन आप बहुत अच्छा भी पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर भी हों, फिर भी बच्चे बोर होने लगते हैं। तो उनका फोकस वापस लाने के लिए और उनका अटेंशन वापस लाने के लिए आपको थोड़ा बहुत लाइट हार्टेड बात, या अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस, या ऐसी कोई इंटरेस्टिंग बात जो उनको उनके सो जाने से रोक सके, है ना? तो ये बहुत जरूरी है। और इसके अलावा देखिए, कम्युनिकेटर तो एक अच्छा होना ही चाहिए टीचर को। अगर जो बात वो सोच रहा है उसको अपने अल्फाज में बता नहीं पा रहा है तो ही इज नॉट अ गुड टीचर। तो कम्युनिकेशन तो एक है बेस लाइन, वो तो हर कोई बताएगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि कम्युनिकेटर अच्छा हो और एक इंटरेस्टिंग कम्युनिकेटर हो, बात को एक इंटरेस्टिंग वे में कह सके ताकि दूसरे आदमी का
अटेंशन वो ले सके, सुनने वाले का अटेंशन ले सके और अटेंशन के स्पैन को वो इलोंगेट कर सके। अब जैसे क्लास के अंदर हमारा 50 मिनट का, 1 घंटे का, 55 मिनट का पीरियड होता है। अब ये एक अच्छा बड़ा पीरियड है जिसके अंदर अच्छा वो बच्चे सारे जो है वो जाहिर एज गैप भी है आपका, और वो बच्चे उम्र के ऐसे हिस्से में जिनको जिनका इंटरेस्ट आपको स्पैन बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो जरूरत इस बात की पड़ती है कि आप बच्चों को इन्वॉल्व रखें, कोई एक्टिविटी करें क्लास के अंदर कि बच्चे जो है वो बोर ना हो जाएं, उनको कुछ बीच में एक्सरसाइज करवा दें या बच्चों से कुछ कह दें कि वो कुछ चीज एक्सप्लेन कर दें। आप जाके बच्चों की सीट पर बैठ जाइए, बच्चों से कहिए तुम आओ ब्लैक बोर्ड के ऊपर जरा बताओ ये कैसे सॉल्व होगा। तो उससे बच्चों के अंदर एक सेंस ऑफ कंपटीशन भी पैदा हो जाता है, एक इंटरेस्ट भी रहता है, और फिर उनके साथ लाइफ एक्सपीरियंसेस। आप देखिए टीचर का मतलब सिर्फ उसको पढ़ाना नहीं है। टीचर का मतलब दो वर्ड्स होते हैं, हम लोग उर्दू में यूज करते हैं, तालीम और तरबियत। दोनों चीजें टीचर की जिम्मेदारी है कि वो तालीम भी दे और उन बच्चों की तरबियत भी करे। बच्चे आपको रोल मॉडल समझें, आप जैसे बनना चाहें। ये एक टीचर की कामयाबी है कि अगर उसका स्टूडेंट अपने टीचर जैसे बनना चाह रहा है तो ये एक टीचर, एक कामयाब उस्ताद की निशानी है। बेशक बेशक सर, बेशक। बहुत खूबसूरत जवाब है सर। और मुझे लगता है पूरी दुनिया गुरु शिष्य के रिलेशनशिप पे ही चल रही है। आपने बताया कि अटेंशन स्पैन की बात करी, तो हम लोग अभी कंटेंट क्रिएटर हैं, राइटर्स हैं, तो हमारे जो ऑडियंस होते हैं वो भी हमारे स्टूडेंट्स की तरह ही होते हैं। एंड वी हैव टू हैंडल द अटेंशन स्पैन। सो द वर्ल्ड इज, पूरी दुनिया इसी में, इसी रिलेशनशिप के इर्द गिर्द ही मुझे लगता है घूम रही है। खैर, दैट्स जस्ट अ परसेप्शन ऑफ माइंड। उसके बाद मैं अगला सवाल आपसे ये कुछ पूछना चाहूंगी। टीचिंग प्रोफेशन सबसे नोबल प्रोफेशन माना जाता है, लेकिन आज के दौर में हर चीज कमर्शियलाइज्ड हो चुकी है, होती चली जा रही है। आज के दौर में जहां आप इस पढ़ाई के पेशे में है, जहां आप एक टीचर है, और आपके वाले दौर में जब आप एक स्टूडेंट थे, क्या फर्क था? देखिए, फैक्ट तो ये है कि जब तक पैसा नहीं आएगा आदमी काम नहीं करेगा, ये बात तो तय है। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। आप अगर बच्चों से पैसे चार्ज कर रहे हैं, फीस अच्छी ले रहे हैं, तो फिर उनको आप अच्छी तालीम दें। दुनिया के बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके अंदर फीस बहुत हाई होती है। इवन हमारे आईआईटीज के अंदर फीस हाई है, या आप बाहर चले जाएं, स्टैनफोर्ड है, स्टैनफोर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा फीस ली जाती है, लेकिन फिर भी उनके पास सबसे अच्छे बच्चे पहुंच रहे हैं। वजह क्या है कि दे हैव वैल्यू फॉर मनी। जितना पैसा उन्होंने चार्ज किया है उसके बकद्र वो आपको यानी एजुकेशन भी दे रहे हैं और आपको तालीम पहुंचा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि देखिए, कॉमर्शियलाइजेशन होना एजुकेशन का कोई बुरी बात नहीं है। अब जाहिर है टीचर को भी खाना पीना है, टीचर की भी जरूरियात हैं, उसको पूरी करनी है, वो कहाँ से पूरी होंगी। लेकिन फिर वही बात आती है कि ऐसा ना हो कि वो सिर्फ कॉमर्शियल बन जाए और आप रिटर्न कुछ नहीं दे पा रहे हैं। अगर आपने ऐसा किया तो यू आर नॉट अ गुड बिजनेसमैन इन टीचिंग। आप एजुकेशन को की बिजनेस आप अच्छी नहीं कर रहे हैं। कोई भी बिजनेस वो है जो सस्टेन करता है, जो चलता रहता है, थ्राइव करता है, बढ़ता रहता है। तो कॉमर्शियलाइजेशन इज नॉट बैड, लेकिन कॉमर्शियलाइजेशन सिर्फ इसलिए हो कि मेरा फायदा हो, अगले का फायदा ना हो, वो एक अच्छा प्रोपोजिशन नहीं है। उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर दोनों दोनों को फायदा हो रहा है तो ये चीज जो है वो सस्टेन करेगी, चलेगी। किसी एक के फायदे से काम नहीं बनेगा। बेशक बेशक। फिर वही बात आती है कि मैं अपना आइडिया दूसरे के माइंड में डाल सकता हूँ और उसकी जेब से पैसे निकाल सकता हूँ। पहले आप माइंड में आइडिया डालिए, फिर उसकी जेब से पैसे निकालिए, तो वो जस्टिफाइड होगा। आपने भी जस्टिफाई कर दिया कि पूरी दुनिया टीचर गुरु शिष्य की रिलेशनशिप के इर्द गिर्द घूमे चली जा रही है। चाहे वो बीवी का एग्जाम्पल आपने दिया, फिर आपने स्टूडेंट्स का दिया। दिस इज द फॉर्मेट जिस पे दुनिया फंक्शन कर रही है। तो मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर। देखिए, गुरु शिष्य का ये मतलब नहीं है कि एक कांस्टेंट गुरु है, एक कांस्टेंट शिष्य है। वो चेंज भी हो सकते हैं, इंटरचेंजेबल कॉन्सेप्ट्स हैं। कभी कभी हमें अपने स्टूडेंट से भी सीखने को मिलता है। और ये चीज जब हम आगे बढ़ते हैं, पीएचडी कराते हैं अपने स्टूडेंट्स को, तो वहां पर मैं अक्सर कहता हूं अपने पीएचडी स्टूडेंट से कि जिस दिन तुम मुझे आकर बताने लगोगे कि अब ये करना चाहिए, उस दिन तुम्हारी पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी। यानी जब तक मैं तुमको बता रहा हूं तुमको क्या करना है, अभी तुम्हें पीएचडी करने की जरूरत है। और जिस दिन तुम आकर मुझे बताने लगोगे कि तुम क्या कर सकते हो या क्या करना चाहिए, इसका मतलब तुम पीएचडी मुकम्मल करने के करीब आ गए हो, तुम्हारी कंप्लीट होने वाली है।
और यहाँ पर फिर मैं एक जोक आपको बताऊं, श्योर। बैचलर्स डिग्री होती है, मास्टर्स डिग्री होती है, पीएचडी डिग्री होती है, तीनों में क्या फर्क है? ये कहते हैं कि जब आप पढ़ते हैं और आपको ये लगता है कि आपको सब कुछ आ गया, तो बैचलर्स डिग्री मिल जाती है, फिर आप और पढ़ते हैं, और जब आपको ये एहसास होता है कि मुझे कुछ नहीं आता, तो मास्टर्स डिग्री मिलती है। फिर आप और मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं, और जिस दिन आपको ये पता लगने लगता है कि ना आपको कुछ आता है ना पूरी दुनिया में किसी को कुछ आता है, उस दिन पीएचडी मिलती है। तो आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना सीखते जाएंगे, और उतना आपको पता लगेगा कि अभी बहुत कुछ सीखने को बाकी है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि आदमी जो है वो मेहनत करे, आगे बढ़े, और उसके बदले में अगर पैसा कमाए तो कोई कोई बुराई नहीं है उसके अंदर। और पीएचडी करने के बाद सर लोग सोचते हैं जिंदगी एक खोज है, खोजते जाओ, जी सोचते जी, जाओ। बिल्कुल। एक ये कहते हैं, देखिए पीएचडी के बारे में ये कहते हैं, पीएचडी इज नॉट अबाउट डूइंग रिसर्च, इट इज अबाउट लर्निंग हाउ टू डू रिसर्च। वो रिसर्च करना जी नहीं जी है, आप सीख रहे हैं। कोई भी डिग्री बिल्कुल। आपने बैचलर्स लिया, तो आपका बैचलर सोशल साइंस का या किसी का बैचलर्स हिस्ट्री में, दो अलग अलग पर्सनालिटीज को जन्म देगा। आपकी अप्रोच अलग होगी एक हिस्ट्री के स्टूडेंट से, और अगर वो कोई बीएससी का स्टूडेंट होगा तो उसकी अप्रोच अलग होगी, और बीटेक होगा तो उसकी अप्रोच अलग होगी, और एमबीबीएस होगा तो उसकी अप्रोच अलग होगी। तो वो एटीट्यूड, वो अप्रोच, वो वही तरबियत वाली बात है कि जो आपकी उसके अंदर ट्रेनिंग हुई है, वो ट्रेनिंग डिफरेंट होगी। बेशक बेशक। बहुत ही खूबसूरत जवाब सर। और इसके साथ हम अगले सवाल में पढ़ते हैं, जो कि जी आपने तरबियत के ऊपर काफी बातें कही और जी। तालीम के ऊपर बात कही, तो उसी से कुछ जुड़ा हुआ सवाल है। बैकग्राउंड और एक्सपीरियंसेस पर्सनालिटी को कैसे स्ट्रेंथन करते हैं? आप उससे पहले मैं ये कहूँ, जब आप बार बार कहते हैं ना एक सवाल, तो मुझे लगता है कि पहली बार है कि जो कोई टीचर से सवाल कर रहा है। टीचर का काम होता है कि स्टूडेंट से सवाल करे, लेकिन आप आई एम सवाल लकी कर सर रही हैं। दैट वे। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, अब आपने बात की, देखिए एक्सपीरियंस और बैकग्राउंड, जी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है दोनों की। देखिए एक्सपीरियंस, हम तो चूंकि कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर मैं एक वर्ड में कहूँ तो सेल्फ डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, यानी आदमी अपने फैसले कर सके, उसको कहते हैं इंटेलिजेंस। और वो चीज कहाँ से आती है? वो आती है आदमी के तजुर्बे से। बहुत छोटी सी मिसाल देता हूँ, आज मैं बाहर कहीं निकल रहा हूं तो मैं छतरी लेकर जाऊं कि नहीं लेकर, अम्ब्रेला लेकर जाऊं कि नहीं लेकर जाऊं, मैं ये डिसीजन किस बेसिस पर लूंगा? मैं टॉस नहीं करूंगा, सिक्का नहीं उछालूंगा कि ले जाना चाहिए नहीं ले जाना चाहिए। मैं सोचूंगा कि पिछले साल इस सीजन में मैं बाहर गया था तो क्या बारिश हुई थी, क्या मैं भीग गया था, क्या मुझे परेशानी हुई थी? अगर हुई थी तो फिर मैं जरूर लेकर जाऊंगा अम्ब्रेला, और नहीं हुई थी तो मैं शायद उसको छोड़ दूं। तो ये जो तजुर्बात हैं वो आदमी को सिखाते हैं कि उसको जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना है। एक बहुत खूबसूरत लाइन मैंने पढ़ी, इंग्लिश क्रिकेटर हैं एलेक्स स्टीवर्ट, रिटायर हो चुके, उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि आई लर्न मोर फ्रॉम माई डिफीट्स रादर देन फ्रॉम माई विक्ट्रीज। मैंने अपनी हार से ज्यादा चीजें सीखी बनिस्बत अपनी जीत के। जब आदमी जीतता है तो ओवर जॉयड होता है, उसकी जो शॉर्ट कमिंग्स होती हैं उनको वो भूल जाता है, ओवरलुक कर देता है, और आगे बढ़ता है क्योंकि जीत गया है, अब उसको कोई परवाह नहीं। वो जब आदमी हारता है तब फिर बैठता है, फिर सोचता है कि मैंने कहाँ गलती की और उस गलती को मैं कैसे आइंदा सुधार सकता हूँ। तो तजुर्बात दोनों तरह के, अच्छाई के तजुर्बात और बुराई के तजुर्बात, कामयाबी के तजुर्बात, नाकामी के तजुर्बात, ये आदमी को बहुत सबक देते हैं। अब रही बात बैकग्राउंड की, देखिए बैकग्राउंड, फैमिली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी आदमी की पर्सनालिटी को जन्म देने के लिए, उसकी शख्सियत को जन्म देने के लिए। अगर आपको घर से अच्छी तरबियत मिल रही है, वो बिल्कुल यू स्टैंड अपार्ट, आप बिल्कुल फर्क महसूस हो जाएगा कि ये तरबियत अच्छी मिली है, आपके मैनर्स हैं, आपका एटीट्यूड अच्छा है, आप जो है वो लोगों से अच्छी तरह से बात कर सकते हैं, आपकी आपकी जबान बता देगी कि आप एक अच्छी बैकग्राउंड से हैं। तो डेफिनेटली बैकग्राउंड हैज अ ग्रेट रोल टू प्ले, क्योंकि आपके जो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं बचपन के 2-3 साल 4 साल, उसमें आप पिकअप कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं, एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से मैंने बहुत अच्छी बात सुनी। उन्होंने ये बताया कि बच्चा अपने अम्मा अब्बा को बचपन में जो करते देखता है उसके दिमाग में ये बात बैठ बैठ जाती है कि ये सही है, क्योंकि अम्मा अब्बा कर रहे हैं इसलिए ये बात सही है।
अब अगर बड़ा होकर बच्चा उसके हटकर जिंदगी गुजारता है तो कम से कम उसके अंदर एहसास होता है कि मैं गलत कर रहा हूं, क्योंकि अम्मा अब्बा ऐसा नहीं करते थे। अब अगर वो बचपन में ही अम्मा अब्बा को गलत काम करते देखेगा, झूठ बोलता देखेगा, तो उसके दिमाग में, छोटे दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि झूठ बोलना चलेगा, ठीक है, कर सकते हैं ऐसा, किसी को धोखा देना ठीक है, चल जाएगा। अब बड़े होकर वो झूठ बोलेगा, धोखा देगा, तो एहसास भी नहीं होगा कि मैं गलत कर रहा हूं। तो ये अहमियत है उसकी बैकग्राउंड की, उसकी फैमिली की, उसकी लीनेज की, कि आदमी अच्छी चीजें वहां से सीख कर आएगा तो गलत जाने पर उसको एहसास होगा कि मैं गलत कर रहा हूं, वरना एहसास भी नहीं होगा। जब एहसास खत्म हो जाएगा तो फिर आदमी कहाँ किस गड्ढे में गिरेगा हम नहीं कह सकते। बेशक, बेशक। संस्कारों की सबसे ज़्यादा अहमियत है, वही हमें फ़ॉर्म करते हैं, जो हमें बचपन में बिल्कुल। सिखाया जाता है, वो मुझे लगता है कि हमारे आखिरी दम तक हमारा साथ नहीं छोड़ता है। अक्सर आजकल बातें होती है कि बचपन था यार भूल जाओ, काफ़ी लोगों की लाइफ में बचपन में बहुत ट्रॉमा होता है, तो पीपल आर बहुत आसान से एक बात कह दी जाती है कि बचपन था भूल जाओ, इट्स वेरी ईज़ी टू फॉरगेट। लेकिन उस बचपन को आप कभी नहीं छोड़ सकते हो, खुद से आप अलग नहीं कर सकते हो। मैं अगर सर यहाँ पर एक छोटा सा वाकया अपना सुनाऊं। जी, जी, आप बेशक, बेशक सर, बेशक। मैं गया हुआ था एक कॉन्फ्रेंस में अमेरिका। तो मेरी फ्लाइट थी न्यूयॉर्क से ह्यूस्टन, बीच में मुझे अटलांटा में प्लेन चेंज करना था, तो मैं प्लेन का इंतजार कर रहा था। मेरे बराबर में एक अमेरिकन लड़का बैठा हुआ था। मैं ये वाकया सुना रहा हूँ, शायद कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आएगा, लेकिन बहरहाल एक तजुर्बा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो वो लड़का अमेरिकन, कुछ हिप्पी टाइप का, बड़े बड़े बाल उसके और जीन्स उसकी फटी हुई, और मतलब ऐसा कि वो जहाज का सफर, हवाई जहाज का सफर वो पॉलिथीन के बैग में सामान लेके कर रहा था। तो थोड़ी, लेकिन एक बात उनके अंदर अच्छी होती है, वो लोग बहुत खुश अखलाक होते हैं, बहुत मिलनसार होते हैं, मिलते हैं हर किसी से। बात हमारे यहाँ नहीं कि हम चले गए यहाँ से लेकर और कैलकाटा तक और बात भी नहीं की बराबर वाली सीट पे कि कौन हो, कहाँ जा रहे हो, क्या है। वो लोग पूछते हैं एक दूसरे का हालचाल। तो उसने मुझसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो मैंने कहा मैं ह्यूस्टन जा रहा हूँ। खैर, बात खत्म हुई। फिर मैंने उससे रेसिप्रोकेट किया, मैंने कहा तुम कहाँ जा रहे हो। अब उनका कल्चर है, उसने कहा आई एम गोइंग टू सी माई गर्लफ्रेंड, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ। खैर मैं चुप हो गया, मैंने कहा इसकी अपनी निजी जिंदगी है, ठीक है। फिर वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ, मुझसे कहने लगा कि आपकी शादी हो गई। मैंने कहा हाँ मेरी शादी हो गई। कहने लगा आपने अपनी बीवी कैसे ढूंढी। तो मैंने कहा मैंने बीवी नहीं ढूंढी, मेरे अम्मा अब्बा ने ढूंढी मेरी बीवी मेरे लिए। तो आप यकीन जानिए, ये मेरी बात सुनकर वो जो बैठा हुआ था वो सीट छोड़कर खड़ा हो गया और मुझे ऐसे देखने लगा जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया की मखलूक हूँ। और एलियन। मुझसे कह रहा है कि आर यू सीरियस, योर पेरेंट्स सर्च योर वाइफ फॉर यू। मैंने कहा यस। तो कहेंगे हाउ लकी यू आर। मुझसे कहेंगे आप कितने खुशकिस्मत हैं। हमारे यहाँ तो व्हेन वी ग्रो अप आवर पेरेंट्स टर्न अस आउट ऑफ देयर होम्स, वी आर ऑन आवर ओन, वी हैव टू डू बिजनेस एंड वी हैव टू ब्रिंग आवर फैमिली टुगेदर। और मैं तो कितने सालों से इधर उधर घूम रहा हूँ, आई एम नॉट एबल टू फाइंड अ सूटेबल लाइफ पार्टनर। तो एक छोटी सी बात हमारे कल्चर की, हमारे माशरे की, उससे हमारे अंदर कितना चैन सुकून है। आप देखिए कि वो बेचारा परेशान हो रहा है और वो मुझको समझ रहा है कि मैं कितना लकी हूं कि माय पेरेंट्स सर्च माय वाइफ फॉर मी। तो ये फर्क पड़ता है देखिए, बैकग्राउंड से और हमारे संस्कारों से और हमारे कल्चर से और हमारी अपब्रिंगिंग से। दैट मेक्स अ डिफरेंस। ये अलग बात है आदमी की अपनी अपनी, आप अरेंज मैरिज चाह रहे हैं, लव मैरिज चाह रहे हैं, दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। लेकिन एक चीज मैंने शेयर की जिससे अंदाजा होता है, फॉर द सेक ऑफ एन एग्जाम्पल मैंने शेयर की, जिससे अंदाजा होता है कि संस्कार कितने जो है वो अलग होते हैं। हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम है विच इज सो गुड। आप वहां जाइए, जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है, आपको परेशानी होती है कि भाई कैसे, जब तक दादा दादी ना हो घर के अंदर, नाना नानी घर के अंदर ना हो, और वो पोता पोती नवासे नवासी को खिला न रहे हो, तब तक घर के अंदर रौनक ही नहीं है। तो हमारे यहाँ बेशक, जो एक बेशक, जो जो बात है ना, वो हमें दूसरे मुल्कों में नहीं मिल पाती है। बेशक, बेशक। हमारा मुल्क ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुल्क है। बिल्कुल अ, बिल्कुल। बेशक। तो अगला सवाल जो है कुछ यूँ है, हाउ डू यू एडजस्ट योर स्टाइल टू द लेस मोटिवेटेड और अंडर प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स? देखिए, एक बहुत बुनियादी सबक है जो हम बचपन से सीखते आए, जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए पसंद करो। आप कहीं पर जो अंडर प्रिविलेज है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हो, या एक जनरल आप अंडर प्रिविलेज ले लीजिए, एक मिनट के लिए आप ये सोच लीजिए कि अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं क्या चाहता कि मेरे साथ ऐसा किया जाए। काम आसान हो जाएगा।
एक बच्चा है वो किसी कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहा है, आप ये सोचिए कि अगर मैं इसकी जगह होता, फॉर सम डैम रीजन, आई मे बी अ वेरी गुड स्टूडेंट बट स्टिल देयर मे बी अ पॉइंट ऑफ टाइम वेयर आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, चीज मैं नहीं समझ पा रहा हूँ किसी वजह से, उस दिन मैं कुछ और सोच रहा हूँ, मेरा दिमाग जो है वो ऑफ है, मैं शट डाउन मेरा दिमाग है, मैं नहीं सोच पा रहा हूँ, तो मैं कैसे चाहूंगा कि टीचर मुझको ट्रीट करे? क्या टीचर मुझको डांटेगा कि तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? क्या टीचर जो है वो मुझको क्लास से बाहर निकाल देगा कि तुम नहीं समझ पा रहे हो? मुझे कैसा लगेगा? तो अगर हम अपने आप को उस स्टूडेंट की जगह पर रखकर सोच लेंगे तो काम बहुत आसान हो जाएगा। उसको हम इनकरेज करें कि बेटा बार बार पूछो, यहाँ पूछ पा रहे हो यहाँ पूछो, यहाँ तुमको शर्म आ रही है तो मेरे पास आ जाओ, मेरे चैम्बर में आकर पूछो, तुम मेरे घर आ जाओ किसी वक्त, अगर तुम्हें समझना है तुम घर आ जाओ, वहां पर मैं तुमको समझा सकता हूँ। तो इस तरह से जब आप उसको इनकरेज करेंगे, वो घर नहीं आएगा आपके, उसके पास और बहुत से काम है, लेकिन उससे उसको इनकरेजमेंट मिलेगा कि नहीं, मुझे जो है वो टीचर समझाना चाह रहे हैं, टीचर मुझे बताना चाह रहे हैं, तो फिर वो भी शौक उसके अंदर आएगा, मोटिवेट होगा कि मुझे सीखना चाहिए। तो इस तरह से वो एक, देखिए, रेसिप्रोकेटिंग रिलेशनशिप होनी चाहिए टीचर और टॉट में, या एक प्रिविलेज में और अंडर प्रिविलेज में, दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है। ये कहते हैं कि जब तक रोशनी नहीं होती तब तक अंधेरे का एहसास नहीं होता, और जब तक अंधेरा नहीं होता तब तक रोशनी की वैल्यू नहीं मालूम होती है। तो अनलेस एंड अनटिल यू आर एबल टू सी पीपल from their own glasses, you won't be able to appreciate what they are undergoing, उनके ऊपर क्या गुजर रही है। बेशक बेशक सर, मैं बस सुनती चली जा रही हूँ, गूज बम्स हो रहे हैं सर। बहुत ऐसे खूबसूरत सवालात हैं, जब हम स्टूडेंट थे, बचपन में थे और देखते थे कि स्टूडेंट और टीचर्स का इतना खूबसूरत रिलेशनशिप काश हमें मिला होता, ये भी सोच रहे हैं। था, बहुत अच्छा था, लेकिन आज जो आपसे बातें सुन रही हूँ, दैट्स फुल ऑफ वर्ड ऑफ विजडम। सोना आप सुन वापस रही आ हूँ जाइए, टीचिंग में वापस आ जाइए। सर। देखूंगी किस्मत कहाँ रुख ले ले, कुछ नहीं पता। अगर तो आज के माय लाइफ इज इंटरव्यू ऑल के अबाउट। बाद अगर आज के इंटरव्यू के बाद एक 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 आदमी या दो लोग भी अगर इस पर टीचिंग की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि मैं एक कामयाब टीचर हूँ। बेशक सर, बेशक। इट्स अ नोबल प्रोफेशन सर। मुझे लगता है कि आज मैं जहाँ बैठी हूँ तो सारी टीचर्स की भूमिका बहुत अहम है। माँ बाप जी, के साथ साथ जो टीचर्स ने करा है वो इक्वलेंट ही है। माँ बाप सही ने जो किया उतना ही टीचर्स ने करा, तो दोनों का सही। बराबर का हिस्सा है। जी जी जी। सर, अगला सवाल जो है बहुत अहम है, प्यारा सा है, अच्छा है और थोड़ा पर्सनल है। हम्म पर्सनल क्या कहूंगी, इट्स अ वेरी यूनिवर्सल क्वेश्चन। रिलीजन एक हम्म। बहुत पर्सनल चीज है, लेकिन आप उसको अपने लुक से सिंबलाइज करते हैं। According to हम्म। you, what is the true meaning of your religion, and what is the importance of any religion in our lives? आपके सवाल में ही जवाब है। आपने कहा कि रिलीजन जो है वो पर्सनल चीज है और आप अपने ऊपर रिलीजन पहने हुए हैं, तो सवाल भी हो गया, जवाब भी हो गया। जब एक पर्सनल चीज है तो वो पर्सनल चीज मैं उसको शो कर रहा हूँ, दैट इज ऑन माई ऑन माई फिजिकल अपीयरेंस ऑल्सो। तो बहरहाल ये तो एक बात हुई। दूसरे देखिए, रिलीजन जो है वो आदमी को अच्छी तरह से जीना सिखाता है। आदमी को, देखिए, सबके साथ परेशानियां लगी हुई हैं और अच्छाइयां भी हैं, दोनों चीजें हैं। ये जिंदगी का नाम है, कभी आप बहुत खुश हैं, कभी आपको बहुत परेशानी है, कभी आप हंस रहे हैं, कभी आप रो रहे हैं। अगर रिलीजन नहीं होगा तो आदमी परेशानी के वक्त रो रो कर मर जाएगा, और रिलीजन नहीं होगा तो आदमी खुशी के वक्त पागल हो जाएगा। तो ये एक जिंदगी के अंदर बैलेंस लाने का काम रिलीजन करता है, और हर रिलीजन देखिए फेथ के ऊपर बेस्ड होता है। वो फेथ अगर आदमी का स्ट्रांग है तो आपको हर हार्डशिप से वो रिलीजन आपको निकाल पाएगा। इफ यू बिलीव इन डेस्टिनी फॉर एग्जाम्पल, कि भाई ये तो ऐसा होना था, लिखा हुआ था, अब जब लिखा हुआ है तो देर इज नो वे दैट आई कैन अवॉइड इट, सो इट इज बेटर इफ यू कान बीट देम यू जॉइन देम। अगर हम इसको नहीं हरा सकते हैं तो हम इसको कम से कम हम इसको ओवरकम करने की, या इसको हाउ टू टेक इट इन माई स्ट्राइड, कैसे मैं अपनी जिंदगी में उसको समो सकूं और कैसे मैं अपनी जिंदगी में उसको रचा सकूं, बचा सकूं। फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी बीमार पड़ गया, अब बीमारी के अंदर आदमी सोच सोच कर ही परेशान हो जाएगा कि भाई ये बीमारी आ गई, क्रॉनिक है, इट्स नॉट गोइंग टू गो अवे, और आई मे बी इवन डाइंग, मैं मर जाऊंगा इस बीमारी से। अगर यही सोचेगा तो वो वक्त से पहले ही मर जाएगा। रिलीजन उसको जीने का हौसला सिखाएगा कि भाई बीमारी भी जिसने दी है वही जो है वो सेहत भी दे सकता है। तो अब आदमी जो है वो बीमारी के अंदर भी वो पॉजिटिव सीखेगा
तो रिलीजन जो है आदमी को पॉजिटिव्स की तरफ ले जाता है और नेगेटिव्स से बचाता है। जिसने आज परेशानी डाली है वो कल को आपको सुख देने के लिए भी पूरी तरह तत्पर है और पूरी तरह केपेबल है। तो रिलीजन जो है वो आदमी के अंदर रेगुलरिटी लाता है, पंक्चुअलिटी लाता है, और जैसा हम बात कर रहे थे कि जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनके, अब जैसे हम लोग रोजा रखते हैं, तो रोजा रखने का देखिए, रोजा रखने पे गॉड को कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन रोजे का एक फायदा, दो फायदे हैं रोजे के। एक तो आदमी के अंदर ये एहसास पैदा होता है कि भूखे के ऊपर क्या गुजर रही है, एक प्यासे के ऊपर क्या गुजर रही है। अगर आप इतने मालदार हैं कि आपको भूख लगने से पहले खाना मिल जाता है और आपको प्यास लगने से पहले पानी मिल जाता है, तो आप किसी भूखे प्यासे की तकलीफ को समझ नहीं सकते हैं, आप यू हैवंट अंडरगॉन इट। लेकिन अगर रोजा रखते हैं तो फिर एहसास होता है। और फिर उसके बाद जो दूसरा रोजे का फायदा है कि आप अकेले में भी हैं फिर भी नहीं खा रहे हैं, अकेले में फिर भी आप नहीं पी रहे हैं, तो आपको ये होता है कि भाई जब हम कम से कम पब्लिक में हैं या कहीं पर भी हैं, तो हम कम से कम किसी का माल दबाकर नहीं खाएंगे, किसी को परेशान करके नहीं हम पैसे लेंगे, और किसी से रिश्वत नहीं लेंगे, किसी को हम जो है वो गलत इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे। ये सब चीज़ें उसके अंदर पैदा हो जाती हैं अगर उसकी ज़िंदगी में रिलीजन हो। तो रिलीजन इज मेंट टू गिव यू पॉजिटिव्स and to save you from negatives. That may be in one sentence, could be concluded in one sentence. That's a brilliant answer, सर। आपने बोला कि आपके सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है, तो ये तो हमें प्रो टिप मिलता था बचपन से कि बेटा सवाल अच्छे से पढ़ो, उसी में जवाब छुपा हुआ है। जी जी That's how it used to be. जी 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 सर, अगला सवाल कुछ यूं है जी कि इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ फॉर एकेडमिशियंस, टीचर्स के लिए मेंटल हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंस है, और इसके बारे में कुछ देखिए, मेंटल हेल्थ तो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, एंड मोर सो फॉर द टीचर्स। और मैं ये कहूँगा कि टीचर्स इस मामले में ज़रा खुशकिस्मत ये भी हैं कि टीचर्स ज़्यादातर रहते हैं यंग बच्चों के बीच में, यंग स्टूडेंट्स के बीच में, जो कि अभी उन्होंने ज़िंदगी के उतार चढ़ाव उतने नहीं देखे हैं। तो हम उनके बीच में रहकर फिजिकली भी और मेंटली भी अपने आप को यंग महसूस करने लगते हैं। यू नो, यू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पीपल हु आर सराउंडिंग यू। जो आपके चारों तरफ लोग हैं वो आपके ऊपर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस आपको आपके ऊपर लाते हैं। तो एक तो हमको वहां से बहुत ज्यादा मदद मिल जाती है अपने बच्चों से, अपने स्टूडेंट्स से। दूसरे देखिए, मेंटल हेल्थ के लिए सबसे बड़ा जो सेटिस्फैक्शन आदमी को मिलता है जब आप क्लास के अंदर पढ़ा रहे हो और आप देखें कि बच्चों के फेस पर इत्मीनान है, सेटिस्फैक्शन है, आपने अपनी बात उनको पहुंचा दी है, उस दिन आप घर जाकर सुकून से सोएंगे और आप जो है वो आराम कर पाएंगे। और अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ाया है तो आपके दिल के अंदर चुभन होगी कि आज मैं पढ़ा नहीं पाया, बच्चों ने सवाल किया था मैं उसका जवाब नहीं दे पाया, मैं तैयारी करके नहीं गया था। यहाँ पर बड़ा खूबसूरत सा आपको वाकया सुनाता हूँ। दो छोटे बच्चे खेल रहे थे, एक बच्चे के पास बहुत सारी कैंडीज थी, चॉकलेट्स थी, दूसरे बच्चे के पास कुछ चमकीले पत्थर थे। तो दोनों ने आपस में खेल में कहा कि तुम अपनी सारी कैंडीज मुझे दे दो, मैं अपने सारे पत्थर तुमको दे देता हूं। तो डील हो गई। पत्थर वाले ने तो सारे पत्थर उसको दे दिए, कैंडी वाले ने सारी कैंडीज दी, एक बचा ली। ठीक है, अब रात जब हुई तो जो पत्थर जिस बच्चे ने दिए थे वो सुकून से सोया, क्योंकि उसने सारे पत्थर दे दिए थे। लेकिन जो कैंडी जिसने एक बचा ली थी वो रात में ठीक से सो नहीं पाया, क्योंकि उसके दिल में एक खुटका लगा हुआ था कि जिस तरह मैंने कैंडी बचा ली, कहीं उसने भी कोई पत्थर तो नहीं बचा लिया है। तो जब आप गलती करते हैं ना तो आपको ये एहसास होता है कि दूसरा भी कर रहा होगा गलती, और अगर आप साफ रहते हैं, यू आर क्लीन, देन यू थिंक दैट अदर्स आर ऑल्सो क्लीन। जब आप झूठ बोलते हैं तो आपको ये लगता है कि दूसरा भी झूठ बोल रहा होगा शायद, और आप सच बोलते हैं तो आप इत्मीनान से रहते हैं कि वो भी सच बोल रहा होगा, है ना। तो एक टीचर के लिए जब आप व्हेन यू प्रीच, मैं तो कहता हूं अ टीचर इज नॉट जस्ट अ टीचर, ही इज अ प्रीचर ऑल्सो। व्हेन यू आर प्रीचिंग गुड वैल्यूज टू योर स्टूडेंट्स, दैट गिव्स यू एन एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन एंड पीस ऑफ माइंड। फिर आप रात में सुकून से सो सकते हैं कि आज मैंने बच्चों को कुछ सिखाया, चाहे मैंने सब्जेक्ट सिखाया या मैंने उनको कोई अच्छा सबक जिंदगी का सिखाया, तो दैट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड टू द टीचर्स। बहुत खूबसूरत जवाब सर। और इसी के साथ मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप एक खास अहम
मैसेज हमारे दर्शकों को देते जाइए। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि बी फोकस्ड इन लाइफ। आप अपना फोकस बनाए रखिए जिंदगी में, ये बहुत जरूरी है। और उसमें आप जो भी आपकी जिंदगी का आपने एम सेट किया है, उस एम पे आप स्टिक कीजिए। और जिसको कहते हैं ना, इंग्लिश में प्रोवर्ब कहते हैं, बर्न योर बोट्स। और इधर उधर मत देखिए, इधर उधर मत देखिए। अब ये करना है तो करना है, ठान लिया है तो उसको अचीव करना है। देयर इज नो वे दैट आई एम गोइंग टू लुक बैक और आई एम गोइंग टू लुक अराउंड। या इसकी मिसाल ऐसे देते हैं, जो अब तो खैर वो भी कम हो गए, घोड़े तांगे हुआ करते थे, कुछ पुराने शहरों में अभी चलते हैं तांगे। तो घोड़े की आंख पर आपने देखा होगा एक शेड सा लगा देते हैं, ऐसे शेड लगा देते हैं घोड़े की आंख पर। फोकस। कभी कभी हमने सोचा क्यों लगाते हैं? वो इसलिए होता है ताकि घोड़ा सिर्फ आगे देखे, जहां उसको चलना है सिर्फ वहीं पर देखे वो। अगर आप वो हटा देंगे तो चारों तरफ की चीजों से वो बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, और फिर वो अपने सीधे रास्ते पर नहीं चल पाएगा, और जिसको कहते हैं घोड़ा बिदकने लगेगा। जी तो हम भी अपनी आंखों पर वो लगा लें अपने एम ऑफ लाइफ का, और अपने फोकस का हम एक वो शेड लगा लें कि मुझे ये करना है तो ये करना है। अगर मैंने तय किया हुआ है कि मुझे एक सोशियोलॉजिस्ट बनना है तो मुझे सोशियोलॉजिस्ट बनना है, फिर मुझे कुछ और नहीं करना है। बहुत से लोग जैसे आईएएस की तैयारी करते हैं, अब उसमें थोड़ा सा दिल में दुकुर पुकुर रहती है, आईएएस में ना हुआ तो क्या करेंगे, ना हुआ तो क्या करेंगे। अब फिर वो डिस्ट्रैक्शन शुरू हो गया, अब आईएएस नहीं बन पाएगा वो। अब उसको आईएएस बनना है तो वो तय कर ले कि मैं आईएएस बनकर रहूंगा, अगर मगर लेकिन हालांकि चूंकि ये सब खत्म कर देना चाहिए जिंदगी से। एक फोकस बनाकर चलना चाहिए, जो एम ऑफ लाइफ तय किया है उसी पर स्टिक करना है, और उसी पर प्रॉस्पर करना है, और उसको अचीव करना है, नो मैटर व्हाट। क्या बात है सर, बहुत खूबसूरत जवाब सर। मैं आज का हमारा ये एपिसोड एक साहिल लुधियानवी साहब के शेर से एंड करना चाहूंगी, कंक्लूड करना चाहूंगी। हजार बर्फ गिरे, लाख आंधियां उठी, हजार बर्फ गिरे, लाख आंधियां उठी, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। ये आपकी बात से ही मैंने कंक्लूड करा है। बहुत बहुत ये जो शुक्रिया। ठान लिया, करके दिखाना है। आंधियां बिल्कुल, उठेंगी जो भी है। वेरी मच। और आपके मीडियम से मुझे बहुत सी बातें शेयर करने का मौका मिला। मैं समझता हूँ कि आज की रात में अच्छी तरह सो सकूंगा। बेशक बेशक, सुकून की रात। जी जी शुक्रिया जी। सर, धन्यवाद। चलिए, ओके, मैं इजाजत लेता हूँ आपकी। जी सर। तो दोस्तों, अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नए खास मेहमान के साथ, बातों का खजाना लेकर, एक नई कहानी के साथ, जो कहानी हम आप तक पहुंचाएंगे। शायद उससे आपको एक सीख मिले, शायद उससे आपकी कोई सवाल की गुत्थी सुलझ जाए। तो अब मैं आपसे इजाजत लेती हूँ। अलविदा दोस्तों, साइनिंग ऑफ।